बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ सर बड़ाइश आपकी खिदमत दोबारा हाजिर है। अगला एपिसोड जो हमारा ग्लोबल रिव्यू का, इसमें आज जो टॉपिक आपने चुना है वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इस तरीके से मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से हम उस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट शख्सियत होती हैं उनको मेहमान बनाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आज हमारे साथ है समरा फ़रख अंसारी। आप जो हैं आप कह लें कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी मुस्लिम रिसर्चर हैं। इन्होंने बड़ी टफ फील्ड चुनी है। रिसर्च जो है बड़ी मुश्किल फील्ड होती है और बड़ी खुश्क फील्ड होती है जनरली, मैं जो मेरे तजर्बे में आया। तो ये इनकी हिम्मत है। ये भी इनसे पूछेंगे भी कि इन्होंने ये अपने लिए टफ लाइन क्यों चुनी। तो सबरा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि एक तो आपके सामने इतने बड़े सीनियर एनालिसिस के सामने आज मैं अपनी कुछ बात कह सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। और दूसरा सर, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही सेंसिटिव एक डिबेट, सोशल डिबेट बन चुकी है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मीट योर क्वेश्चंस। एक इस पे कुछ काम, थोड़ा बहुत काम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस रेज की हैं, उसके हवाले से एक पाकिस्तानी वुमेन होने के हवाले से, एक रिसर्चर होने के हवाले से जो कि मैंने डिस्कवर किया है। और आपने कहा है कि क्यों इतनी मुश्किल फील्ड चुनी है, तो बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स करती हूँ। ये वाकई एक बहुत ही खुश्क और मुश्किल फील्ड है, लेकिन जब आपका पैशन और इंटरेस्ट हो तो इसमें ही आपको फिर मजा आता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आपने मास्टर जो है किस सब्जेक्ट में किया रिसर्च के सर, हवाले से? मैंने मास्टर्स किया है फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज इसी से रिलेटेड है। उसमें मास्टर्स प्रोग्राम में रिसर्च मैंने ऑप्ट की थी, तो उसमें कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे काम किया था। आप वो भी कहेंगे कि बड़ा ही खुश सब्जेक्ट है। तो वहाँ से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरे टीचर्स का मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक इनिशियल लेवल पे बहुत रिकॉग्नाइज किया मेरी रिसर्च को, काम को। तो वो सारा बूस्ट मिला सर। और चले बहरहाल मैं यही से स्टार्ट करता हूँ। कश्मीर आपको पता दो हिस्सों में तकसीम है इस वक्त। एक हेल्ड कश्मीर है जो इंडियन जो कब्जे में है, और एक आज़ाद कश्मीर है जो कि आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर है इस वक्त। और उसमें अलग उनका इलेक्शन होता है, अलग सिस्टम है, प्रेसिडेंट वहाँ पे अलग हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग हैं। तो आपने चूंकि इस पर रिसर्च की है, आप क्या हल समझते हैं कि अल्टीमेटली क्या हल निकलेगा इस कश्मीर इशू का, जो बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, और जनरल असम्बली की जो आप कह लें रेजोल्यूशन भी इसके ऊपर मौजूद है, और जंगें भी इसके ऊपर इसी वजह से कई हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो इसका अल्टीमेटली हल आपको क्या नजर आता है? सर, हल तो बिल्कुल मेरी रिसर्च भी इसमें मौजूद है। उसमें जो कंक्लूजन आता है वो यही, अभी तक की जो बात है, पूरा तो हम एक टॉक में, कुछ हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, सोल्यूशन कंक्लूजन तो नहीं बयान कर सकते। लेकिन इसका सर यही है कि पार्टीज की विल जब तक नहीं होती किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, फिर सिचुएशंस ऐसी बन जाती है। जब विल नहीं होगी तो आप सिचुएशंस पे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी जिसको फिर हम नहीं कैटर कर सकते। तो यही है सर, इसको अगर इंसानियत के तौर पे लेके देखा जाए, इन तमाम ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखा जाए, तो उसमें हमारे लिए कुछ रास्ता बन सकता है। रेजोल्यूशंस हैं, प्लेबिसाइट है यूएन की, तो उसी पे हमें स्टिक रहना चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी उसी पे होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अभी तक जो परफॉर्मेंस है यूनाइटेड नेशंस की, और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स जो हैं, स्पेशली जो हमारी जो आप कह लें कि वेस्टर्न पावर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, उनका कोई इतना ज़्यादा, जनरली मैंने जो मेरे तजर्बे में आया है, कोई इतना ज़्यादा उन्होंने इसको सीरियसली लेते नहीं है इसको, इस कश्मीर इशू को। तो आप उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या ऐसा मौका आ सकता है कि ये ममालिक जो है सीरियसली इसकी तरफ तवज्जो दें और ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो है हल हो जाए, और वहाँ के अवाम जो है वो जो अज़ाब में मुब्तला हैं पिछले कई सालों से, उससे उनको निजात मिल जाए? सर, बिल्कुल करंट रियलिटीज जो हैं, जो भी ग्राउंड पे सिचुएशन है, उम्मीद तो कोई नजर नहीं आती है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी है। जब आप एक सच्चे काम पर हों, जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, ह्यूमन अप्रोच को लेके चले, इंसानियत की बात करें, उसको आप पीस कहें, उसको आप मुस्लिम एटीट्यूड कहें या कुछ भी कहें, जब आप एक सच्चाई को सामने लेके चलेंगे तो वो उसको तो गालिबाना है, ये हमारा ईमान है एज अ मुस्लिम। तो बिल्कुल, लेकिन हमें इसके लिए स्ट्रगल करनी है। हमें इसके लिए जो है वो
रिक्वायर्ड स्ट्रगल करनी है, जो हमें करनी चाहिए, जो भी हमारी स्ट्रगल इंसानियत क्या है? मुझे बताए स्ट्रगल किस नोयत की? ये जलसे करना, जुलूस करना, वो हाथों की जंजीर बना के खड़े हो जाना हर एक दिन के ऊपर जो कश्मीर डे होता है, इससे हल हो जाएगा ये नहीं, मामला? नहीं सर, ऐसे नहीं। ये स्ट्रगल मेरी सेंस में जो स्ट्रगल कहते हैं वो एक, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ने एक हिकमत दी है, अब अपने माइंड को इस्तेमाल करें, इंटेलेक्चुअल को इस्तेमाल करें, वो आपकी स्ट्रगल है। उसमें जो भी आपको काम करने पड़े, जी जी सिचुएशन को देख के एज अ रिसर्चर मैं यही कहूंगी कि एक जुस्तजू करते रहना, ग्राउंड सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करना। तो ये एक स्ट्राइव फॉर गुड, स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट, ये आपकी स्ट्रगल होनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके ऊपर ज़्यादा आज हम बात करना चाह रहे हैं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहें फॉर लेमैन, आम लोग जो है, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्होंने इस एरिया के ऊपर काम नहीं किया हुआ, मेरे जैसे लोग, तो वो अगर आप 2-4 सेंटेंसेस में बताना चाहें कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप बता दीजिए ज़रा। जी बिल्कुल सर। सर मेरे अभी तक मेरा जहाँ तक मुशाहिदा है वो यही है कि इट इज प्रूवन, ये प्रूव हो चुका है, चाहे आप माने या ना माने, दैट इज अ वेग कॉन्सेप्ट, ये अनक्लियर कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेते हैं कि ये पूरी दुनिया पे अप्लाई हो रही है, लेकिन होम सिचुएशंस आर डिफरेंट, पाकिस्तान डिफरेंट है, पाकिस्तान जी में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कल्चर्स हैं, वो जी तमाम चीजें डिफरेंट हैं। फिर हमारे पास इस्लामिक टीचिंग्स हैं। इन सब जी चीजों में अगर आप देखें तो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो कि रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है, मैं इसे नेबर्स कॉन्सेप्ट कहती हूँ। तो ये तमाम चीजों को अगर आप लें तो ये वेग कॉन्सेप्ट है। जी इसको मजीद अगर ब्रीफली थोड़ा सा एक दो पॉइंट में मैं अगर बताऊं, यूएन वुमेन को, अगर आप यूएन वुमेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें 3 चीजें आती हैं: जेंडर इक्वालिटी, जी एम्पावरमेंट की वो बात करते हैं, और मीटिंग नीड्स ऑफ द वुमेन। तो इसमें एम्पावरमेंट को अगर हम देखें, एम्पावर व्हाट इज एम्पावरमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट, जी अगर आप ले मैन के लिए कहना तो वो क्या हाँ कहेंगे जी, ये कोई औरत मार्च करना एम्पावरमेंट है या फिर हाँ, कोई, मैं वही तो कहना ये चाह सब रहा था कि चीजें। जो मेरा जिस्म मेरी जी मर्जी है, ये तो ये जी एम्पावरमेंट है। बिल्कुल जी, मैं ये फ्रेज इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि एक जी मेरे लिए मौजब नहीं लगता मुझे। तो बिल्कुल ठीक। इसमें सर यही तमाम चीजें हैं कि अगर हम एम्पावरमेंट को देखें तो यूएन, मैं आपको कह रही हूँ, यूएन ऑफिशियल डेफिनेशन को देखें तो वो डिफाइन करते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू ओपिनियन, आप अपनी बात कर सकें जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, और कुछ रिसोर्सेज में जो है। और वो समझते हैं कि इसको स्ट्रेंथ जो है एक मिलेगी खवातीनों को, जो फाइट कर सकती हैं सोसाइटी में जी इनइक्वालिटीज हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि मतलब अब हम इसको सिर्फ वुमेन की हद तक नहीं देखें, ये इट इज अ ह्यूमन फाइट। हमें हम मेंस को भी जरूरत है कि वो जो रियलिटीज हैं वर्ल्ड की डेवलप होती रहती हैं, उसको फाइट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ रखें। जी। जी अच्छा, मेरे ख्याल के मुताबिक जाहिर बात है कि मैं इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मैंने कोई रिसर्च नहीं की, ना ही मैंने इस पर कुछ ज़्यादा काम किया हुआ है। मेरा नॉलेज वो ले मैन वाला ही नॉलेज है, लेकिन मे भी मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये आप अभी बताएंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये तो सेटल हो चुकी है। हमारा अगर इस्लाम उठा के देख लें, खुतबा जो है नबी पाक का आखिरी खुतबा जो है, हजतुल विदा का खुतबा जो उनको कहते हैं, जो मैदान इरफात में आपने आखिरी हज पे फरमाया फतह मक्का के बाद, उसके अंदर इसको डिफाइन कर दिया गया था मेरे ख्याल। और उससे पहले नबी पाक की जो लाइफ है अपनी वाइफ्स के साथ, उनका जो रवैया था, उनकी डीलिंग थी, उनके साथ जो उनके घर में वो बारी बारी उन दिन रखे होते थे ताकि सबके साथ इंसाफ हो सके। और जब आखिरी अयाम में आप बीमार ज़्यादा हो गए तो बाकी जो अपनी बेगमात थी, हमारी उम्महातुल मोमिनीन थी, उनसे इजाज़त लेके तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो थी उनके घर में उन्होंने फिर आखिरी दिनों में स्टे किया। मतलब इस हद तक उन्होंने इजाज़त लेने के साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मर्द औरत मर्द का लिबास है, यानी एक दूसरे के लिए वो एक राजदान हैं। और मर्द जो है वो औरत के साथ शफकत से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, उसके नान नफका, उसका लिबास, उसके रहने का बंदोबस्त मर्द के ज़िम्मे लगाया गया। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन हो गई हैं। तो फिर हमारे सोसाइटी के अंदर ये जो हर साल फंक्शन होता है इस्लामाबाद में, औरत मार्च के नाम से,
जो कि वेस्ट से कंसीव किया जाता है और इस्लाम से कंसीव नहीं किया जाता, वो क्या है, उसके अंदर अजीब अजीब कुतबे लगे होते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप वो कुछ स्लोगन जो उसके ऊपर लिखे होते हैं आपने यहाँ जिक्र करना उनका पसंद नहीं किया, और ये मेरा ख्याल है कि वाकई जेब नहीं देता। एक हमारी खातन जो है, बड़ा इज्जत का मुकाम है उनके लिए, बड़ा उनका मर्तबा है हमारी सोसाइटी के अंदर। देखिए, घर के अंदर माँ है, माँ का पूरा होल्ड होता है घर के ऊपर। वो अपने बच्चों के बच्चियों के लिए फैसले करती है, हर तरह के तालीम का, उनके जो ब्रॉटअप है उसका फैसला वो करती है। इवन जो उनके हस्बैंड होते हैं वो भी उनसे मर्जी के साथ, जनरली कहीं कहीं हो जाता है आपस में इत्तेफाक ना हो, लेकिन आम तौर पे जो खातून है वो घर में जो चीफ एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रही होती है। इस तरह जो बड़ी बहनें होती हैं, बड़ी बहनें जो है घर के अंदर कैबिनेट का रोल प्ले कर रही होती है। तो ये सारा कुछ जब वजूद है तो फिर वाई औरत मार्च। सर इसको अगर हम एक जुमले में भी समझ सकते हैं, इसको आप 1 घंटे की डिबेट में भी कोई नहीं जी समझता। इस्लामिक टीचिंग कहें या फिर आप ओरिजिनलिटीज कहें, जो जी पाकिस्तान को देखें, इस्लाम को देखें, जो भी बंदा अपनी ओरिजिन्स को भूल जाएगा, अपनी जो डेवलपमेंट है उसकी गलत बुनियाद रखेगा, तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंगे जो आज हम देख रहे हैं। और हम 10-15 साल में ये भी देख सकते हैं, एक चांस है कि मेंस राइट के लिए डिबेट जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब मेंस भी आ रहे हैं जी, एम्पावरमेंट क्या है और ये सारी चीजें क्या हो रही फिर हैं। बच्चे आ तो इसमें जाएंगे, सर, जी फिर बिल्कुल सर। बच्चे आ तो जाएंगे, फिर इसमें सर और आ आपने, जाएंगे। जी इसमें सर आपने एक बहुत अच्छी बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये एक लॉ बन चुका है, डिसाइड हो चुका है कि हमने अपने औरतों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और हमें यही जो है वो तरबियत, हमें जो तालीम दी गई है, जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है कि तुम अपनी औरतों और बच्चों का ख्याल रखना। तो ये उनका एक ये था कि कुछ दुनिया में ऐसी चीजें आएंगी जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वो ये वक्त, अगर हम कहें कि ये वक्त वाकई ही वुमेन प्रोटेक्शन का है, लेकिन हमने इसको गलत अडॉप्ट कर लिया है। हमने इसको इक्वल इन ह्यूमन राइट्स की जगह हमने सिमिलैरिटीज मांगना शुरू कर दी हैं, ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो वो पॉसिबल नहीं है। और फिर ह्यूमन फ्रीडम की जब आप बात करें, जब एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। ह्यूमन फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई बच्चा हो। जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने अल्फाज के रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक अथॉरिटी दे देना एडिशनल, या कोई लाइसेंस दे देना खवातीन को कि वो कुछ भी कह सकती हैं, वो किसी भी डिग्निटी को, एक ह्यूमन डिग्निटी को कोई भी सवालात रेज कर सकती हैं। बिल्कुल माना जा सकता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस मौजूद है, हम उसको फाइट करें। हम जेंडर बेस्ड वायलेंस क्रिमिनल एक्ट है, रेप एक्सेट्रा, जो भी तमाम चीजें हमारे माशरे में जी बुराइयां हैं, ये इंसानियत के अगेंस्ट बुराइयां हैं। हम बुराइयों को देखने के बजाय हम किसी और ही चीजों में निकल जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं सर कि हम अपनी खुद की जो हमारी टीचिंग्स हैं, बेशक वो बहुत अच्छी हो, बुरी हो, हम उनको भूल अच्छी, अगर हमारे कुछ लैक होता, कुछ टीचिंग्स में हमारी कमी होती, तब हम जरूर किसी और की टीचिंग्स अडॉप्ट करने में हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जब हम मुकम्मल, हमारे पास एक कुरान मजीद फिर मौजूद साका है और याद अल्लाह ने खुद कहा है कि मैंने जी ये दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। बिल्कुल सही। तो हमें इसमें कोई नो, देयर इज नो शेडो ऑफ डाउट कि हम उसको एक चैलेंज करेंगे तो फिर तो आप उसमें बहुत ही बिल्कुल फिर मसले पैदा हो नहीं, जाएंगे। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम पाकिस्तान के हवाले से पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूनाइटेड नेशन ने कोई ऐसा कोई रोल उसका पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हों या कोई ऐसा काम जो बड़ा विजिबल, जिसको आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ। जी सर, यूनाइटेड नेशन को, एज फार एज यूनाइटेड नेशन इज कंसर्न्स, तो यूनाइटेड नेशन एक वही इदारा है जहां पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज अपने मिल के, जिसमें से 5 जी परमानेंट मेंबर्स हैं, हम सबको मालूम है, उसी से डिसीजन होते हैं, वो प्रोग्राम्स पर उसी जी के तहत होते हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट जब शुरू में हमने बात की तो हमने कहा वेग कॉन्सेप्ट है फॉर जी पाकिस्तानी वुमेन, और इसको ले मैन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जी और तो इसमें सर यही है, काम तो बहुत हुए हैं,
उससे फायदे भी बहुत हुए हैं, इसको हम लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों में वो हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले गए हैं, ओके। एक्सट्रीमिस्ट थॉट की तरफ ले गए हैं। जी जी इसमें सर मैं एक यूएन के प्रिंसिपल्स हैं, यूएन ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पेसिफिकली 3 और 4 को मैं कोट करना चाहूंगी। वो कहते हैं प्रोमोट हेल्थ एंड एजुकेशन। आप जी बिल्कुल हेल्थ एजुकेशन करें। मैं कहती हूँ अगर आपने प्रमोट करना है कोई भी चीज तो आप वो ह्यूमन बेस पे करें। आप बच्चों की भी करें, आप मर्दों की भी करें, आप खवातीन की भी करें। सिर्फ खवातीन को ही लाइसेंस दे देना, उनकी हेल्थ को, एजुकेशन को, तो ये थोड़ा सा वो कल्चरल वायलेंस आ जाता है। जब बिल्कुल ठीक। कोई भी पाकिस्तान में फिर वो कल्चरल वायलेंस की कैफियत पैदा हो जाती है। फिर इससे सर इन अब इक्वालिटीज कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा जी, होंगे ना फिर। और इसमें सर एक बहुत जो डेंजरस जो हम कहते हैं ना, एक अलार्मिंग पॉइंट जो आता है वो ये कि फिर हमें दिखता है कि ऑनर किलिंग शुरू हो जाती है। जो जी एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी लॉ है हमारे इस्लाम में, ऑलरेडी हम एम्पावर्ड हैं, तो जी जी। हम उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय, सपोर्ट करने के बजाय इनसिक्योरिटीज पैदा करते हैं, तो वो ऑनर किलिंग की तरफ जाती हैं। और ये डाइवोर्सेस तमाम के रेट बढ़ गए हैं, डाइवोर्सेस के रेट बढ़ रहे हैं इस वजह से। डाइवोर्सिस के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि सर वो जो नॉलेज हमें, ये हमारा लैक कह लें, हमारी जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की जो नॉलेज डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है। तो जब भी आपको कोई भी नॉलेज लेनी होती है, जो आपको जी कोई कहे जी ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो आपको फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आपको अपनी डायरेक्शन, एजुकेशन डायरेक्शन डिफाइन करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में। और एज अ पाकिस्तानी मैं इसका दर्द महसूस कर सकती हूँ कि हमें जब रिसर्च करनी पड़ती है तो बहुत ही कंफ्यूजन से गुजरना पड़ता है कि सच की तलाश में कि आखिर मसला है तो क्या है। फिर उस पे जी जब मसला ही नहीं समझ आएगा तो फिर हल क्या तलाश करेंगे। तो जी। ये कॉम्प्लिकेटी सारी आती हैं सर। चलिए, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इसको। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यानी कुछ खातन जो हैं वो देहात के अंदर रहती हैं और उनको अपॉर्चुनिटी जो है एजुकेशन की ज़रा लिमिटेड होती है, और इसके साथ साथ जो है सम टाइम एक गरीब क्लास से वो बिलोंग करती हैं। इसी तरह कुछ खातन जो हैं वो बड़े शहरों में रहती हैं, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। खातन जो हैं उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, और चूँकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ज़्यादा हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और आसानी से वो आ जा सकती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है। वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो भी ज़्यादा बेहतर ग्रूम्ड हैं, ज़्यादा सेंसिबली देखते हैं। दूसरे मर्द भी सेंसिबल होते हैं, लेकिन उनकी चूँकि तालीम भी थोड़ी होती है, वो मामलात को बात कर समझ नहीं पाते और कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, फिर मार कुटाई, वायलेंस चल पड़ता है। तो इन दोनों के एंगल से जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि खातन जो हैं, जो अंडर डेवलप एरियाज में से बिलोंग करती हैं और गरीब क्लास से बिलोंग करती हैं फाइनेंशियली, और जो बड़े शहरों में जहाँ पे डेवलप एरियाज हैं, तो इन दोनों के एक तरह से तो हम मिला नहीं सकते ना। तो आप क्या स्टेप्स सजेस्ट करती है उन खातन को भी इस धारे में लाने के लिए कि वो भी जो है उनको भी एम्पावरमेंट मिले? सर इसमें यही है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एम्पावरमेंट जो है वो हमारी खुद की प्रोटेक्शन है, हमारी खुद की सपोर्ट है। जिसे आप फैमिली सपोर्ट के हैं, इस्लामिक जी सपोर्ट के हैं, तो ये हमारे माशरे को समझने की ज़रूरत है। बाकी दूसरी चीज़ से ह्यूमन ग्रीड की जब बात आ जाए ना, तो उसका तो फिर कोई भी लिमिट नहीं है। तो जी हम यही देखते हैं कि जो वुमेन एम्पावर के नाम पे एक्सट्रीमिज्म हम देखते हैं, तो वो जी बेसिकली ग्रीड होती है फॉर गेनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी समथिंग, या फिर किसी भी एक अलग मुकाम पे पहुंचने की वो सारी स्ट्रगल हो रही होती हैं। तो उसको हमें समझना पड़ेगा और उसको रेजिस्ट करने की जरूरत है। और रेजिस्ट हमें वायलेंस के साथ नहीं करना, विद जी। रेजिस्टेंस, विद नॉन वायलेंस, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस। हमारे काउंसलिंग जिन है। लोगों, जी, जी जी, बिल्कुल जिसको समझ काउंसलिंग है है, जाना है, बिल्कुल ठीक। और जिसको सर अवेयरनेस समझ है, हम ये कहते हैं जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। सर कुछ हमारे बहुत सारे एकेडमिया में देख लें, तो जिसको समझ है तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। हम सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। तो आप उनको समझाएं सर, ये लर्निंग प्रोसेस जो है बेसिकली कैंपेन्स, ये
ओवरनाइट नहीं होता, ये एक जनरेशनल टीचिंग एज अ जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी चीज़ों पे सर काम करने की ज़रूरत है। हम फाइट करें जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड प्रोटेक्शन के खिलाफ, ना अच्छा कि हम एक जी जी माशरे में औरतों का अलग मुकाम बना के फिर उस पे अपनी अपनी राय दे, डिबेट शुरू कर दें। मेरे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं जिसमें फैमिली मैटर्स भी आते हैं ना, जिसमें बात का डिवोर्सेस के केसेस, खुला के केसेस, मेंटेनेंस के केसेस या कस्टडी ऑफ चाइल्ड के केसेस आते हैं। बट एट द सेम टाइम आप कह लें कि तकसीम जायदाद के केस भी आते हैं। अच्छा, कई बार देखने में आता है, ख़ास तौर पर हमारे जो देहात से बिलोंग करते हैं लोग, इवन शहरों के अंदर भी ऐसा ही है कि वो बेटी को हिस्सा नहीं देते। वो उससे लिखवा लेते हैं, उससे साइन करवा लेते हैं, उससे सरेंडर करवा लेते हैं। कहते भी तुम तो अपने भाइयों के नाम पे सरेंडर कर दो ना, तो ज़ाहिर बात है तुम तो दूसरे घर जा रही हो, तुम्हें हमने जहेज भी दे दिया है, हमने तुम्हारी शादी भी कर दी, उस पर भी खर्चा कर दिया है, तो अब तुम जो है ये प्रॉपर्टी जो तुम्हें इनहेरिट है, जिसके बारे में हमारा दीन जो है, बल्कि कुरान पाक के अंदर आपने देखे कि इसको डिफाइन किया गया, जो इनहेरिटेंस है, इसके जो शेयर्स हैं, उसका एक फार्मूला जो है वो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिया है। उसको वायलेट किया जाता है और खातन को उससे महरूम रखा जाता है। और कई बार ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो वो खातून की शादी नहीं करते, वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी तकसीम ना आ जाए, चली ना जाए। अगर करते हैं तो अपने रिश्तेदारों में करते हैं, चाहे वो अनपढ़ मिल जाए उनको, लड़का को कज़न वज़न उसका अगर है तो अनपढ़ है उसको दे देंगे कि फैमिली से बाहर प्रॉपर्टी ना जाए। ये जो है इसका जो हल है, क्या आपके ज़हन में आता है? चूँकि ज़ाहिर बात है कि आपने इसके ऊपर स्पेसिफिक काम किया हुआ है, तो अगर आप गाइड कर सकें जी। सर इसमें यही बात है कि हम ये ये जो वायलेंस है, ये ह्यूमन वायलेंस है, ह्यूमन फेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ ह्यूमन फेयरनेस है। और इनइक्वालिटी आप अगर कहें तो ह्यूमन इनइक्वालिटी जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसकी बेस पे हम देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें वही हैं सर कि ये हमारा क्रिमिनल एक्ट है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। आप किसी इंसान से उसका जो है वो राइट उसका छीनना, तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है। तो इसमें तो एक खातून जो है उनको ये बताने की ज़रूरत है, उनका ये मुकाम उनको, जो कि वो समझती हैं शायद हमारा ये मुकाम नहीं है माशरे में, इस्लामी तालीमात अच्छा से अच्छा, दीनी। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ डिफर करना चाह रहा जी, जी। हूँ, विद ड्यू अपॉलजी। जी, देखिए, सर। मेरा तो ख्याल है खातन को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बल्कि मर्दों को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि जो रोल है वो हमारी अकेडमिया का है, टीचर्स का है, हर लेवल पे हमारे उलमा कराम का है, जो मसाजिद के अंदर आपने देखा कि वाज और नसीहत कर रहे होते हैं और खुतबे दे रहे होते हैं। उनको चाहिए कि वो मर्दों के, क्योंकि देखिए ये राइट जो है, जो खातन का जिसको यूजर्व किया जाता है, ये मर्दों की तरफ से किया जाता है, खातन की तरफ से नहीं किया जाता। यानी माँ नहीं कर रही होती, वाले साहब नहीं देते उसको उसका हक, या भाई उसको नहीं देने देते। तो मर्दों को एजुकेट करने की जरूरत है। और उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि जो साथी हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हैं, क्योंकि प्राइमरी तो लाजमी पढ़ते हैं ना, देहात के अंदर भी लोग 2-4 क्लास जमातें तो पढ़ ही लेते हैं, तो वहाँ जो टीचर उनको कन्विंस करें और दीन के हवाले से उनको बताएं कि ऐसा ना करने से गुनाह होगा, क्योंकि ये कुरान पाक में इसका जिक्र आ गया, अल्लाह का हुक्म है डायरेक्ट, और नबी पाक ने भी फरमाया उसके ऊपर। और फिर इसके साथ साथ जो उनके वालदैन हैं, यानी वालिद साहब जो हैं, चचा हैं, मामू हैं, जितने जो ग्रोन अप मर्द हैं वहाँ पे, उनको हमारे जो उलमा कराम है, जो मस्जिद में जाते हैं मुख्तलिफ मौके पे जुम्मा पढ़ने या आगे पीछे, तो वहाँ पे उसके ऊपर एजुकेट किया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ इबादत बताई जाए। इबादत बताना भी ज़रूरी है, लेकिन महल हकूक़ के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? जी सर, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। यहाँ पे सर मेरा ये अपना जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें ये ख्याल है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जी बैलेंस एक्शन बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से। जो मैं बात करती हूँ ना, रेजिस्टेंस विद टॉलरेंस। ख़वातीन को चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को रेजिस्ट करें, और वो रेजिस्ट कब पावरफुल होंगी रेजिस्ट करने की, जब उनके पास नॉलेज होगी। जी जब उनको अपने राइट्स का पता ही नहीं होगा तो वो क्या रेजिस्ट करेंगी। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है विद नॉलेज, ताकि जी वो वायलेंस की तरफ भी ना जाएं। रेजिस्ट करें विद टॉलरेंस, रेजिस्टेंस वायलेंस के साथ ना करें। दूसरी तरफ सर यही बात है कि जब तक हम किसी बुराई को रोकेंगे नहीं, क्रिमिनल एक्ट को रेजिस्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये इसका दोनों तरफ से हमें ये चीज़ों करने की ज़रूरत है।
और मर्दों को जो तमाम चीज़ें अभी आपने बखूबी बयान की हैं, तो इसमें यही है सर कि उनको भी ये बताएँ कि हाँ, ये राइट्स बिल्कुल मौजूद हैं और हमें ये राइट्स देने हैं। तो उनको इन चीज़ों के बारे में रेज़िस्टेंस से मेरे ख़्याल से कोई हल निकल सकता है, रेज़िस्टेंस विद टॉलरेंस से। तो इसको पे हम काम कर सकते हैं मज़ीद। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ख़ातीन जो हैं, प्रोफ़ेशनल ख़ातीन भी काफ़ी हैं, शहरों के अंदर ख़ास तौर पे। देहात के अंदर भी ख़ातीन जो हैं कोई एजुकेशन से मुंसलिक हैं, टीचर हैं कहीं, कहीं पे वो हेल्थ के अंदर चली जाती है, शोबे के अंदर। कोई डॉक्टर बन सकती बन जाती हैं, कोई नर्सेज़ बन जाती हैं, मिडवाइफ्स का एक कैडर होता है उनका, वहाँ पे चली जाती हैं। शहरों के अंदर आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपके आपके सीएसएस कैडर के अंदर बहुत सारी खातिन आजकल, बल्कि पुलिस में हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और पीएएस ग्रुप है एक, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको डीएमजी कहते थे, उसके अंदर खातिन हैं, इनकम टैक्स के अंदर, मतलब हर ग्रुप के अंदर खातिन मौजूद है। इसके साथ साथ आर्मी के अंदर आपने देखा, फौज के अंदर और एयरफोर्स के अंदर ये, और नेवी के अंदर भी खातिन मौजूद हैं। तो खातिन जो है काफ़ी हद तक आप देखें कि इस वक्त जो प्रैक्टिकल फील्ड है उसके अंदर आ चुकी हैं। वो एरिया, जिन एरियाज़ के अंदर आमतौर पर पहले, आज से कुछ साल पहले, खातिन जो बिल्कुल नहीं होती थी, जैसे पुलिस का मैंने बताया कि एएसपी खातिन नहीं आती थी। तो मेरे ख्याल पहली जो खातून एएसपी आई थी वो अलीना आई थी, जो इस वक्त मेरे ख्याल एडिशनल आईजी पुलिस है, वो पहली खातून थी। तो वो पुलिस में आई। अब इस वक्त आप देखें कई जगहों पे डीपीओ लगी हुई है पुलिस में, एसएसपी, डीआईजी तक तो शायद अभी कोई नहीं पहुंची। तो काफ़ी ये हुआ है। अब इनको जो मसाइल होते हैं वहाँ पे वर्क प्लेस के ऊपर, वो वर्क प्लेस के ऊपर जो मसाइल है उसको भी कभी आपने स्टडी किया और उसका भी जायजा लिया, और किस तरह के मसाइल होते हैं और उसको कैसे हल किया जाए। ऑल्दो उसके लिए इदारे भी बने हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि जेंडर वायलेंस के ऊपर ओम्बड्समैन का एक इदारा बना है, वुमेन ओम्बड्समैन का एक ओम्बड्समैन मौजूद है हमारी। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? सर इसमें बिल्कुल हमें रेजिस्टेंस जो मैं कहती हूँ वो बेसिकली फाइट है। आप अपने हक के लिए बिल्कुल फाइट करें जहाँ पे आप कर सकते अच्छा, नहीं, हैं। मैं ये आपके लफ्ज़ जो है, मेरी गुज़ारिश सुनिए, बुरा ना मनाइएगा। जी ये जो रेजिस्टेंस है या इसको फाइट को मैं अगर इसको आम ज़ुबान में ले जाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा जी हॉस्टाइल वर्ड है, ऑफेंसिव लगता है थोड़ा-सा ना। क्या क्या हम इसको ले जा सकते हैं मोटिवेशन की तरफ? एक लफ्ज़ होता है मोटिवेशन, कि मोटिवेट किया जाए लोगों को कि वो ये ना करें। लेकिन उनको ये बताएँ कि जी आपकी बेटी भी जी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, वो भी खातिन है, तो ये जो बाकी खातिन फिर रही हैं, इनको भी आप अगर वो समझ लें, मोटिवेट करने के लिए ना, तो सर ये जो क्रिमिनल एक्ट होता है ना, जी, जी। ये नेगेटिविटी में आप कह सकते हैं कि बहुत ही एडवांस होता है, एक्सट्रीम होता है। तो इनको मोटिवेशन से मेरा ख्याल से ये कोई एक होप ही होगा, एक मैजिक ही होगा कि वो मोटिवेशन से कोई समझ जाए। तो ठीक इसको है। जब तक आपको दूसरी तरफ, जब आप कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं ना, आपको जब तक दूसरी तरफ से कोई एक कहते हैं पुश नहीं मिलेगा, वो रेजिस्टेंस की शक्ल में हो, एम्पावरमेंट की शक्ल पे हो, टीचिंग की शक्ल में हो, तो जी, जी। ये माशरे का बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। और ठीक। इसके लिए हमारे पास लॉ मौजूद है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, गालिबन 2000 2016 में मेरे ख्याल से वो जी, जी। सामने आया था। उसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक स्पीच की थी, तो वो इसलिए मुझे याद है। तो जी। ये तमाम एक्ट हैं, लॉज हमारे पास मौजूद हैं। तो बात सारी कहने का मकसद ये है कि हम फाइट करें जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ, इम्प्लीमेंटेशन की एक ज़रूरत है ना? प्रोटेक्शन के खिलाफ, अपनी प्रोटेक्शन लेने के लिए, अपनी सपोर्ट जो आपका राइट है उसके खिलाफ आप रेजिस्ट करें, फाइट करें, ह्यूमन फाइट के तहत, ना कि आप एक खवातीन हो के एक लाइसेंस, एक अथॉरिटी ले लें और एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली जाएं। तो जी, जी। ये खवातीनों को भी समझने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो मोटिवेशन की बात है, जिसको मोटिवेशन लेनी है, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, हर कुछ सर अब तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास सारी नॉलेज डाटा मौजूद है। तो क्रिमिनल एक्ट को मेरे ख्याल से हमें बहुत ही सीरियस वे में लॉज के तहत, लॉज एंड रेगुलेशन के तहत ही हल किया जा सकता है। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है।